पापा प्लीज गाड़ी रोकिए जल्दी। अरे पर क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा, अब आप जाओ, मैं खुद से चली जाऊंगी कॉलेज। पर कॉलेज तो अभी 2 किलोमीटर दूर है, कैसे जाओगी वहाँ तक? अब वो देखिए मेरी सहेली कामना आ रही है। वो जो साइकिल पर आ रही है? हाँ पापा, वो मेरी सबसे अच्छी सहेली है, मैं उसी के साथ जाऊंगी। पर तुम साइकिल से कैसे? मतलब कुछ नहीं, आप जाओ। जब तक कमलनाथ अपनी बात पूरी करते, लक्षिता गाड़ी से उतरकर कामना के पास चली गई। कमलनाथ को ये देखकर अच्छा नहीं लगा। फिर थोड़ी देर बाद कॉलेज में कितना मजा आया ना। क्या खाक मजा आया, तू तो आराम से बैठ गई पीछे, मैं थक गई तुझे यहाँ तक ढोकर लाने में। तो मैं क्या करूँ, अब मुझे तो साइकिल चलानी आती नहीं है, तो तुझे ही ढोना पड़ेगा ना मुझे। लक्षिता और कामना कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे, दोनों सारा दिन एक साथ ही रहती थी। कामना बहुत सुंदर और पढ़ाई में बहुत होशियार थी। लक्षिता के पापा कमलनाथ बहुत पैसे वाले आदमी थे, जबकि कामना एक गरीब किसान की बेटी थी। फिर उसी शाम, आजा आजा, मैंने तेरे लिए रोटी बनाकर रखी है। बाबा मैं आ गई। आपने खाना क्यों बनाया? मैंने बोला था ना कि मैं आकर बना दूंगी। अरे तू थकी हारी कॉलेज से आई और फिर रोटी बनाएगी, सो मैंने ही बना ली बेटा। और वैसे भी कुछ दिन बाद तो तेरी शादी हो जाएगी, फिर तेरी विदाई के बाद तो अपनी रोटी तो मुझे ही बनानी पड़ेगी ना। कामना की माँ नहीं थी, बस उसके साथ उसके बाबा गोविंद सिंह थे। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। गोविंद सिंह ये तो जानते थे कि उनकी बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार है, लेकिन फिर उन्हें दिन रात कामना की चिंता सताती रहती थी। उधर कमलनाथ भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो थोड़े घमंडी भी थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी गरीब के साथ रहे या उससे बातें करे। फिर अगली सुबह कार में, पापा बस यहीं रोक दीजिए, कामना आ रही है। कमलनाथ ने गुस्से में गाड़ी रोक दी और लक्षिता को जाने के लिए कहा। लक्षिता भागकर साइकिल के पीछे बैठ गई। कमलनाथ को फिर से ये सब अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इस बारे में लक्षिता से बात करने का फैसला किया। फिर उसी शाम घर पर, बेटा लक्षिता, यहाँ आओ जरा। वो जो तुम्हारी दोस्त है, क्या नाम है उसका? कौन? कामना? हाँ वही। उसके पापा क्या करते हैं? वो एक किसान है। पापा आपको पता है कामना की मम्मी नहीं है, ऊपर से वो लोग बहुत गरीब भी हैं। पता था मुझे। सुनो, तुम ना उस लड़की से थोड़ा दूर ही रहा करो। है? क्या मतलब पापा? बेटी, मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि उस लड़की की और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है। पर पापा वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो तुम्हारी फ्रेंड इसलिए है क्योंकि तुम अमीर हो, समझी? पापा प्लीज, वो ऐसी नहीं है। लक्षिता को अपने पापा की बातें बुरी लगी और वो गुस्से में वहां से चली गई। पापा, लक्षिता कोई बच्ची नहीं है, और वैसे भी पापा, दोस्ती में अमीर और गरीब कौन देखता है? गरीब देखता है कि उसका दोस्त मालदार है कि नहीं। और तुम भी सुन लो, अगर किसी गरीब लड़की से प्यार व्यार किया तो कहीं किसी भूखी गरीब की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आ जाना, समझे? अरुण था तो कमलनाथ का बेटा, लेकिन वो भी अपने पापा से बहुत अलग था और कमलनाथ को इसी बात की चिंता रहती थी कि कहीं अरुण किसी गरीब लड़की से शादी न कर ले। वो चाहते थे कि उनके दोनों बच्चों की शादी उनसे भी बड़े घर में हो। हालांकि इस सब के बावजूद कमलनाथ अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था। लक्षिता, मेरी बिटिया नाराज है क्या? और नहीं तो क्या पापा, सब लोग एक जैसे नहीं होते। पापा ये सही कह रही है। ओहो, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे मेरी बात। लगता है तुम्हें उस लड़की की असलियत दिखानी ही पड़ेगी। चलो फिर उस लड़की को टेस्ट कर ही लेते हैं। कमलनाथ ने जैसे तैसे अपने दोनों बच्चों को मना लिया। वो कामना की दोस्ती की परीक्षा लेना चाहते थे। और फिर अगले दिन, सुनना, आज तू मेरे साथ मेरे घर पर चलना। क्यों, क्या हुआ? अब कुछ काम है तुझसे, घर चलकर बताऊंगी। शाम को अरुण कार से लक्षिता और कामना दोनों को घर ले गया। लक्षिता सीधे कामना को अपने कमरे की तरफ ले गई और उससे कहा, तू अंदर बैठ, मैं बस फ्रेश होकर आई। ओके, जल्दी आना। कामना जैसे ही कमरे में गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि लक्षिता के बिस्तर पर नोटों की 2 गड्डियां पड़ी हुई थी। देखने से ही पता चल रहा था कि वो बहुत सारे पैसे हैं। कामना ने फौरन नोटों की गड्डियां हाथ में पकड़ी और वहीं बिस्तर पर बैठ गई। उधर कमलनाथ और अरुण ये सब कुछ कमरे में लगे कैमरे की मदद से देख रहे थे, जो कमलनाथ ने उसी दिन लगवाया था। देखा, मैंने कहा था ना, ये सब एक जैसे होते हैं। सिर्फ कुछ पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिया इस लड़की ने। 1 मिनट पापा, जरा रुक तो जाइए, देखो लक्षिता कमरे में आ रही है। ओए, कैसी बेवकूफ लड़की है तू, ये इतने सारे पैसे ऐसे ही बिस्तर पर छोड़ रखे हैं तूने। तेरे पापा और तेरे भाई कितनी मेहनत से दिन रात एक करके पैसे कमाते होंगे, और तू है कि तुझे बिल्कुल पैसों की कदर ही नहीं है। ले, ये पैसे पकड़ और या तो अंकल को दे या फिर इसे कहीं संभाल कर रख। लक्षिता को तगड़ी डांट पड़ी थी।
पर वो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, क्योंकि भले ही कामना ना जानती हो कि वो एक बहुत बड़ी परीक्षा में पास हो चुकी थी, लेकिन लक्षिता ये बात अच्छे से जानती थी। उधर दूसरे कमरे में उम्मीद है पापा कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। आपने उसे बहुत गलत समझ लिया। इतना कहकर अरुण वहां से चला गया। कमलनाथ हार चुका था और उनकी बेटी की दोस्ती जीत गई थी। फिर अगली सुबह, पापा सुनिए, आज सेमेस्टर की फीस भरनी है। हाँ, ये लो पैसे। कमलनाथ ने लक्षिता को पैसे दिए, लेकिन इसके बाद दोनों में कोई बात नहीं हुई, क्योंकि कमलनाथ के पास कहने को कुछ था भी नहीं। उधर कामना भी अपने बाबा से पैसे लेकर कॉलेज जा रही थी, लेकिन तभी उसने देखा कि रास्ते में एक कार का एक्सीडेंट हुआ है और कार सवार खून से लथपथ है। कामना ने जब उस घायल को देखा तो हैरान रह गई। वो अरुण था। कामना ने फौरन एक टैक्सी रोकी और उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टर प्लीज जल्दी कीजिए, इन्हें बहुत चोट आई है। इनके सर पर चोट है, हमें इन्हें इमरजेंसी में ले जाना होगा। आप एक काम कीजिए, काउंटर पर 5,000 रुपए जमा करा दीजिए। अरुण ये सब देख और सुन रहा था। उधर डॉक्टर की बात सुनकर कामना सोच में पड़ गई, क्योंकि उसके पास पैसे तो थे मगर वो उसकी फीस के थे, लेकिन उसे पता था कि उसे क्या करना है। कुछ देर बाद कमलनाथ और लक्षिता भी वहां गए। लक्षिता ने आते ही कामना को जोर से गले लगा लिया। अरुण का ऑपरेशन हो चुका था और अब वो खतरे से बाहर था। फिर कुछ दिन बाद, अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटी, कैसी हो? अंकल मेरी शादी तय हो गई है, तो सबसे पहला कार्ड मैं आपको ही देने आई हूँ। अच्छा, लड़का क्या करता है? जी, वो सरकारी क्लर्क है। सही है, सरकारी नौकर है तो राज करोगी। कामना वहां से चली गई, लेकिन कमलनाथ को कुछ अच्छा सा नहीं लगा। फिर जल्दी ही कामना की शादी का दिन आ गया। वर वधू को बुलाइए, फेरों का समय हो रहा है। पंडित के इतना कहते ही दूल्हे ने सेहरा खोलते हुए कहा, रुको, फेरे तो तब होंगे जब मुझे कार मिलेगी। हाँ। अचानक राकेश के मुंह से इतनी बड़ी डिमांड सुनकर वहां मौजूद हर आदमी सन्न रह गया। अब पर कार की तो कोई बात नहीं हुई थी बेटा, तुम्हारे पापा ने तो। शादी मुझे करनी है कि मेरे पापा को? कार आएगी तो ही फेरे होंगे और तभी लड़की विदा होकर मेरे साथ जाएगी, समझ गए? गोविंद सिंह राकेश से मिन्नत करते रहे, लेकिन राकेश कुछ सुनने को तैयार नहीं था। तभी गुस्से में उसने गोविंद सिंह को धक्का दे दिया। अबे ओए, सरकारी नौकरी का इतना घमंड, तुझे नहीं पता तो एक कार के लिए क्या ठुकरा रहा है? ओ अंकल हो, औकात में रहो, समझे हैं? लड़की की विदाई तो तभी होगी जब कार आएगी, और तुमको ज्यादा दिक्कत है तो तुम ही ले जाओ ना इसे। तभी कमलनाथ ने किसी को फोन लगाया। हेलो शर्मा जी। हाँ, मैं अच्छा हूँ। एक काम करिए, अपने शोरूम की सबसे महंगी कार लेकर आइए। एड्रेस भेज रहा हूँ आपको, जल्दी कीजिएगा, किसी को अपनी औकात दिखानी है। कुछ ही देर बाद ही नई नवेली चमकती हुई कार मैरिज गार्डन में आ चुकी थी। वहां मौजूद सभी लोगों को कमलनाथ की ताकत का एहसास हो गया था। अरे वाह अंकल हैं, आपने तो कमाल कर दिया अंकल हैं, इतनी बढ़िया कार मंगवा ली आपने तो, हैं? अब तो खुशी खुशी विदा करो अपनी बेटी को मेरे साथ, है? विदाई तो होगी, पर तेरे जैसे घमंडी और लालची के साथ नहीं। अरुण, कहाँ हो? जी पापा। तुझे कामना पसंद है कि नहीं? है, मतलब नहीं। अब हकला क्या रहा है, हाँ कि नहीं? हाँ, है ना। चल फिर बैठ मंडप में, बहू भी हम ले जाएंगे और दहेज भी हम ही देंगे। कमलनाथ की बात सुनकर गोविंद सिंह ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए और उधर अरुण और कामना एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। इसके बाद अपनी विदाई पर कामना रोई जरूर, लेकिन उसकी आंखों में दुख से ज्यादा खुशी झलक रही थी। मेघना श्यामलाल और सुजाता की इकलौती औलाद थी, इसलिए वो लाडली भी थी। उसके पिता श्यामलाल किताबों की दुकान चलाते थे। मेघना भी अपनी पढ़ाई पूरी करके अब अपने पिता के साथ ही दुकान पर बैठती थी। मेघना बेटी, ला तेरे बालों में तेल लगा दूं? कितने दिन हुए तूने सिर की मालिश भी नहीं करवाई। लंबे बाल रखने का शौक है, पर तेल भी तो लगाया कर। माँ, तुम हो ना मेरे बालों की देख रेख करने वाली, तो मुझे क्यों चिंता होने लगी? अच्छा, ससुराल चली जाएगी तो खुद से ही अपने सारे काम करने होंगे तुझे। क्या माँ, मैं तो वहाँ भी तुम्हें ही ले जाऊंगी। अगले दिन मेघना के पिता दुकान की किताबें और स्टेशनरी खरीदने बड़े बाजार चले जाते हैं। मेघना दुकान पर बैठी होती है। जी, मुझे एक फाइल मिलेगी, बड़ी ऑफिस फाइल। जी, ये 60 रुपए और ये 80 रुपए वाली है। ये 80 रुपए वाली दे दीजिए। ये इस तरह से पेपर नहीं लग पाएंगे, रुकिए मैं आपको पेपर पंचिंग मशीन देती हूँ। थैंक यू वेरी मच, वरना कोई इतनी मदद नहीं करता। वैसे मेरा नाम राजीव है, क्या आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम मेघना है। धीरे धीरे मेघना और राजीव दोस्त बन गए और अक्सर एक दूसरे को वक्त देने लगे। और फिर एक दिन,
मेघना, विल यू मैरी मी? हाँ राजीव, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। राजीव और मेघना अपने परिवारों में बात करते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। मेघना अपने ससुराल आती है। राजीव के परिवार में राजीव के अलावा उसके माता पिता और छोटे भाई बहन थे। रिचा, अपनी भाभी को कमरे में ले जा। जी क्या? मैं अभी और इसी वक्त आता हूँ। अच्छा रुकिए, मैं आता हूँ। राजीव, अभी इस वक्त कहाँ निकल रहे हो? बेटा, आज तो तुम्हारी शादी हुई है और बहू को यूं अकेले छोड़कर जाना जरूरी है क्या? माँ, ऑफिस में कुछ वर्कर्स दंगे पर उतर आए हैं, तो मेरे बॉस ने मुझे अर्जेंट बुलाया है। अब नौकरी में तो ऐसा ही होता है ना माँ, मुझे जाना होगा। मैं मेघना को समझा दूंगा, वो समझदार है। मेघना, मुझे थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना होगा। वर्कर्स स्ट्राइक करके ऑफिस में अपनी मांगों को लेकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। जैसी ही बात सुलझेगी मैं आ जाऊंगा। मुझे भी बुरा लग रहा है ऐसे तुम्हें अकेला छोड़कर जाते हुए। कोई बात नहीं राजीव, पहले काम जरूरी है। मेघना राजीव को जाते हुए देखती है और कहती है, राजीव सुनो, जल्दी आना। राजीव ऑफिस चला जाता है। अरे माँ, राजीव भैया कहाँ गए? राजीव के ऑफिस में कुछ मजदूरों ने दंगा कर दिया है, इसलिए उसे जाना पड़ा। राजीव ऑफिस पहुंचता है, वहाँ पर वर्कर्स दंगा कर रहे होते हैं। अरे मोहन, सुरेश, ये क्या तरीका है मांगे पूरी करवाने का? इसे मारो सबसे पहले तो, ये मालिक का चहेता है, इसे ही मारो मारो मारो। सब वर्कर राजीव पर डंडे बरसाने लगते हैं। राजीव के सिर पर चोट आती है और वो वहीं मर जाता है। सारे वर्कर डर जाते हैं। अरे मालिक की गाड़ी आ गई, भागो भागो। राजीव, ये क्या हुआ? राजीव सर, ये तो मर चुके हैं। हमें ये बुरी खबर राजीव के परिवार को देनी होगी। बॉस राजीव के घर फोन करके राजीव के मरने की खबर देता है। ये नहीं हो सकता, मेरा राजीव नहीं नहीं। पिता का फोन हाथ से छूट जाता है। वो बड़ी मुश्किल से सबको ये बात बताता है। मेरा राजीव, ये क्या हो गया? हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? भैया, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? कुछ देर बाद मोहित रोता हुआ राजीव की लाश को घर ले आता है। मेघना तो बिल्कुल शांत हो चुकी थी, मानो उसकी जिंदगी रुक गई हो। राजीव, आप मुझसे वादा करके गए थे कि जल्दी वापस आओगे। आपने वादा तोड़ दिया राजीव, आपने वादा तोड़ दिया। मेघना के माता पिता भी आ जाते हैं। पूरा माहौल सदमे में आ जाता है। राजीव का अंतिम संस्कार हो जाता है। बहन जी, क्या कुछ दिनों के लिए हम मेघना को अपने साथ ले जा सकते हैं? जी ले जाइए, कुछ दिन इसका मन बहल जाएगा। माँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यही राजीव की यादों के सहारे रहूंगी। तभी राजीव की बुआ दादी कुछ औरतों के साथ आ जाती है। आशा, ये क्या हो गया? राजीव कितनी छोटी उम्र में चला गया। अब रीति रिवाज के मुताबिक मेघना बहू को राजीव की विधवा बनकर रहना होगा। पर बुआ दादी, मुझे ये सब कुछ नहीं पता, तभी तो इन विधवाओं को लाई हूँ। ये मेघना को सब कुछ समझा देंगी। माँ, ये सब करना क्या जरूरी है? माँ, भाभी के साथ ये सब क्या हो रहा है? ये आजकल के बच्चे हमें बताएंगे रीति रिवाज। चलो, तुम लोग मेघना को सफेद साड़ी पहना लाओ, फिर इसके सिर के बाल उतरवाने हैं। माँ, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। भैया के जाने की इतनी बड़ी सजा, इसमें इनकी क्या गलती है? आशा जी, मेरी बच्ची के बाल मत उतरवाइए, मेरी बच्ची ये सहन नहीं कर पाएगी। सब लोग चुपचाप मेघना के साथ होते अन्याय को देख रहे थे। मेघना को सफेद साड़ी पहनाकर चौकी पर बिठा दिया जाता है। नाई मेघना के बाल उतारने के लिए उस तरह निकालता है। बुआ दादी, क्या ये सब जरूरी है? अभी इसकी उम्र ही क्या है? अब किस्मत ही फूटी हुई है इसकी। विधवा योग था तो अब पूरी जिंदगी विधवा बहू बनकर ही रहना होगा। मेघना रोए जा रही थी। सब लोग उसके साथ ये सब होता देख रहे थे, पर कोई भी उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। मेरी बच्ची मेघना, भाभी। मेघना बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। उसके आंसू सूख रहे थे। उसकी किस्मत का फैसला भगवान के हाथ में था। तभी मोहित तेजी से मेघना की तरफ जाता है और उसका हाथ पकड़कर घर के मंदिर की तरफ ले जाता है और मंदिर में रखे सिंदूर को मेघना की मांग में भर देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। ये क्या अनर्थ कर दिया इस लड़के ने? विधवा बहू से शादी कर ली। चलो चलो यहाँ से, कैसे पापियों का घर है। मेघना मोहित को चाटा लगा देती है और कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। आशा, कहीं ना कहीं मोहित ने जो किया है वो ठीक ही तो है। मेघना से शादी करके मोहित ने
मेघना की जिंदगी में फिर से रंग भर दिए हैं। अभी उस बेचारी ने देखा ही क्या है। शायद आप ठीक कह रहे हो जी, हम भी तो ये सोच सकते थे, पर पुराने रीति रिवाजों के पल्ले में बंद कर आज एक बहू के साथ अन्याय कर रहे थे। मेघना मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ राजीव की यादें तुम नहीं भुला सकती, पर तुम्हें इस हालत में देखकर राजीव की आत्मा भी दुखी होगी। सब लोग मिलकर मेघना को समझाते हैं और मोहित के फैसले की सराहना करते हैं। मेघना की जिंदगी में फिर से एक बार रंग भर जाते हैं। एक विधवा बहू की शादी करके खुशियां मेघना की जिंदगी में फिर से दस्तक देती हैं। Thanks for watching.